Hello everyone. Now we are going to discuss properties of inductor. Everyone knows it dear कि in analog circuit, circuit theory, control system, power electronics, measurement, electrical machine, power system and in many more subjects. We are going to use properties of inductor almost in every topic. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बालक कि बिना इंडक्टर की प्रॉपर्टीज जाने गेट तो छोड़िए छोटा मोटा पीएसयू नहीं निकलता है। और यही वजह है बालक कि मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज या ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर आई वांट टू टेल यू, ताकि आप जब भी फ्री हों इनको सुने और आपके दिमाग में आपके जहन में ये हमेशा के लिए अपनी जगह बना लें। ओके और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस बार एमएसक्यू है तो ये प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्टली एमएसक्यू हैंडल करने में भी हेल्प करेंगी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्टर। तो सबसे पहले बेटा इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर इज एन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। सो वेन एवर वी रिक्वायर्ड और वी वांट टू ऑपरेट एनी लोड वी कैन यूज अवर इंडक्टर एज ए सोर्स। बट आपको पता है बेटा इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट एंड इट कैन नॉट डिलीवर एनर्जी और पावर फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंडक्टर एनर्जी भी दे सकता है या इन अदर वर्ड्स पावर भी डिलीवर कर सकता है, बट एक बहुत छोटे टाइम के लिए। जनरली दिस टाइम कैन नॉट बी मोर देन इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड, एट मैक्स आप मानिए कि मिली सेकेंड हो सकता है। चलिए अब इसकी कहानी को बिल्कुल आराम से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे इंडक्टर क्या होता है, काइंड ऑफ एक सोलिनॉइड मान लीजिए बेटा। तो सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और डेफिनेटली हियर सम रेजिस्टिव प्रॉपर्टी विल आल्सो देयर। तो एक आइडियल इंडक्टर में सिर्फ आप ऐसे मानिए इंडक्टिव प्रॉपर्टीज होते हैं, बट एक प्रैक्टिकल इंडक्टर में एक स्मॉल वैल्यू ऑफ आर भी होगा। तो जब भी आप इंडक्टर डिजाइन करेंगे दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ आर यू मस्ट बी मेंटेन इन ए पर्टिकुलर रेंज। ऐसा ना हो कि आपका आर ज़्यादा हो जाए और इंडक्टर के अंदर हीट लॉस ज़्यादा हो, जिसकी वजह से इंडक्टर की जो वाइंडिंग है उसका जो इंसुलेशन है वो फेल हो सकता है। अगर फेल हो गया तो शॉर्ट सर्किट विल टेक प्लेस। पहला पॉइंट। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है कि हमें क्या करना चाहिए डिजाइनिंग के टाइम पे, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इनसाइड द इंडक्टर। एक पॉइंट। अगर हम सोलिनॉइड से कोई सप्लाई कनेक्ट करते हैं सोलिनॉइड के अक्रॉस, तो उसकी वजह से कोई करंट फ्लो होगी बेटा, एंड ड्यू टू दिस थिंग वन रिलेशन विल डेवलप एंड दैट इज नथिंग बट एल आई इज इक्वल टू एन फाई। तो देखो एल आई इज इक्वल टू एन फाई, एल और एन को हटा दो बिकॉज दीज टू कंपोनेंट्स आर कांस्टेंट बेटा। तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ फाई, यानी कि जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे फ्लक्स में भी वेरिएशन होगा। तो कुल मिला के बेटा करंट की वजह से क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इतनी बात से समझते हैं एल आई इक्वल टू एन फाई से कि अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों साइड करें तो इस साइड क्या होगा बेटा, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी प्लस फाई डी एन बाई डी टी। तो एल और एन वाले डिफरेंशियल टर्म विल बी कैंसल टू ईच अदर। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आफ्टर लाइक अरेंजमेंट। जब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, या हम लिख दें वी इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ से फिर से हम प्रूव कर सकते हैं कि एल आई इक्वल टू क्या होता है, एन फाई। ये एक बात हो गई। जैसे ही हमने ड्राइव कर दिया बेटा वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, अगर हम इसी इक्वेशन का दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो आई एल टी क्या आएगा, आई एल टी विल कम वन बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ वी एल टी डी एल टी। ओके, वी एल टी टाइम डोमेन फंक्शन एंड डी टी समथिंग। नाउ व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन लिमिट। अब हमें ये पता है बेटा कि इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेता है, किस टाइम पे कितनी एनर्जी स्टोर करेगा ये हमें पता ही नहीं पास्ट वाली बात पे। तो हम पास्ट में चले जाएं, जैसे पहले जाओ। आप कहते हो सर मैं एक दिन पहले जा रहा हूं, मैं कहूंगा एक दिन पहले क्यों जा रहे हो, जब हमें पता ही नहीं है तो सबसे पहले चले जाओ ना। इस यानी कि बिल्कुल इनिशियल वाले टाइम पे चले जाओ। इनिशियल टाइम क्या होता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या लगी, माइनस इन्फिनिटी टू, कहां तक जाना है पता नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी टू टी, टी इज अ नॉन टाइम। Now, ILT will be 1 by L, integration limit, limits are minus infinity to t and function is VLT d of t. This is the current equation. अगर इस current equation को खोलें फिर से तो क्या लिखेंगे बेटा, ILT equals to 1 by L, इंटीग्रेशन लिमिट ब्रेक कर दो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो माइनस VLT, एक पार्ट हो गया, प्लस 1 by L अगेन जीरो टू टी VLT dt। सो जीरो टू टी वाला ये प्रेजेंट कंडीशन हो गया और जो पहला कंपोनेंट था वो इनिशियल हो गया। तो इनिशियल कंडीशन क्या होती है, 1 बाई एल इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू जीरो माइनस वी एल टी डी ऑफ टी समथिंग, एंड दैट इज काइंड ऑफ कॉल्ड बेटा इनिशियल करंट कह सकते हैं, इनिशियल चार्ज कह सकते हैं, इनिशियल एनर्जी कह सकते हैं, लाइक दिस। अब अगर बेटा हम फिर से फर्स्ट इक्वेशन को लें वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी,
और इसका लाप्लास लें तो क्या लिख सकते हैं, वी एल एस इक्वल टू एल, डिफ्रेंशिएशन का लाप्लास आपको पता है, एल ब्रेकेट एस आई एस माइनस एल आई माइनस आई एल जीरो माइनस, ओके आई एल जीरो माइनस क्या है, एज आई टोल्ड यू इनिशियल, तो वी एल एस इज इक्वल टू एल ब्रेकेट एस आई एस माइनस आई एल जीरो माइनस ब्रेकेट क्लोज। अगर इसको ओपन कर दें तो हो जाएगा बेटा वी एल एस इक्वल टू एस एल आई एस माइनस एल आई एल जीरो माइनस। अच्छा ये हम क्या लिख रहे हैं, वी एल इक्वल टू समथिंग, सो दिस इज के वी एल इक्वेशन। इससे हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं इंडक्टर का। अब आगे की कहानी समझते हैं बेटा। पावर क्या होती है, पावर इज वी इक्वल टू सॉरी पी इक्वल टू वी इन टू आई। अगर हमें इंडक्टर की पावर निकालनी है तो क्या होगी बेटा, वी एल टी इंटू आई एल टी, इंडक्टर वोल्टेज इंटू इंडक्टर करंट। अब हमें ये पता है कि बेटा इसी पावर में अगर टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, एनर्जी। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें एक रेंज में तो फाइनली हमें एनर्जी मिल जाएगी लाइक फॉर द टोटल पीरियड, एंड दैट एनर्जी इन जनरल इन स्टडी स्टेट विल कम डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगली कहानी समझते हैं। जैसे हमें पता चल गया डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होगा, तो जरा ऑब्जर्वेशन करो। अगर मैं ये आपसे कहूँ बेटा कि इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है तो डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि हाफ एल तो जीरो होगा नहीं, तो करंट को जीरो होना पड़ेगा। और जब करंट जीरो होता है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओपन सर्किट। और मैं अगर आपसे कहूँ बेटा कि एनर्जी कांस्टेंट है तो आप आई को भी कांस्टेंट मानोगे, हाफ एल तो वैसे ही कांस्टेंट था, अब आई भी कांस्टेंट हुआ। और वी एल इक्वल टू क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी। अगर वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है और या यहाँ पे आई कांस्टेंट है तो वी एल क्या होगा, जीरो। तो दो बातें क्लियर हुई। अगर इंडक्टर फुली अनचार्ज है देन इट विल वर्क एज एन ओपन सर्किट or behaves as an open circuit, and if inductor current is constant and inductor is not delivering or absorbing power, ना तो इंडक्टर में कोई पावर, ना तो इंडक्टर से कोई पावर डिलीवर हो रही है ना ही एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस कंडीशन में आप वीएल को क्या बोलेंगे, जीरो। डन करें इस बात को। यहाँ से हमारे पास फिर से एक बात आई कि स्टडी स्टेट में अगर इंडक्टर चार्ज होता है तो कांस्टेंट करंट देगा, और अगर डिस्चार्ज होता है तो जीरो करंट देगा। जब इंडक्टर जीरो करंट देगा तो ओपन सर्किट बनेगा, और जब इंडक्टर नॉन जीरो करंट देगा तो वो शॉर्ट सर्किट बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, आपको शॉर्ट सर्किट तभी बोलना है जब इंडक्टर ना तो पावर डिलीवर करे और ना ही पावर एब्जॉर्ब करे। अगर किसी और दूसरी कंडीशन में इंडक्टर की करंट कांस्टेंट है बट ड्यू टू एनी रीजन इंडक्टर वोल्टेज इज नॉट जीरो, तब आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इंडक्टर विल वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उस केस में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो ही नहीं हुआ बेटा। तो आप तभी जीरो बोलोगे जब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी जीरो हो, अदरवाइज आप शॉर्ट सर्किट बिल्कुल नहीं कहेंगे। ओके, इन्हीं अगर प्रॉपर्टीज की जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, इन्हीं बेस पे कुछ इंडक्टर की प्रॉपर्टीज दी जाए तो जरा समझिएगा बेटा। वी एल इक्वल टू क्या होता है, एल टी आई बाई टी टी। अब अगर हम वी एल को समझिए, अगर हम वी एल को बेटा बहुत हैवी चाहे कि हमें एकदम से वी एल में हैवी चेंज मिले, तो वो वी एल में कैसे चेंज मिल सकता है, जरा समझिए। हमने डी आई को सेम रखा और डी टी को बहुत स्मॉल कर दिया, डी टी को बहुत स्मॉल किया। अगर डी टी को बहुत स्मॉल करोगे तो वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हुआ बहुत स्मॉल, तो वी एल क्या हो सकता है, वेरी हाई। इसका मतलब इंडक्टर में करंट सडनली चेंज हो सकती है, बट कब सडनली चेंज होगी, जब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई एनर्जी रिलीज हो, जब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई एनर्जी या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। ओके, एक पॉइंट। तो कभी भी किसी भी कॉस्ट पे आपको इंडक्टर में इंडक्टर को डायरेक्टली अक्रॉस करंट सोर्स कनेक्ट नहीं करना है, या एक अनचार्ज और चार्ज इंडक्टर को भी आपस में कनेक्ट नहीं करना है। इस स्थिति में क्या होगा, चार्ज इंडक्टर अनचार्ज इंडक्टर को चार्ज करेगा, या करंट सोर्स डायरेक्टली इंडक्टर से उतनी ही करंट पास करना चाहेगा जितनी उसकी है। तो इस केस में बेटा इंडक्टर के अक्रॉस एक इम्पल्सिव वोल्टेज जनरेट होगा, इंडक्टर को इम्पल्सिवली चार्ज करेगा। इन जनरल इस टाइप की चार्जिंग को हम काइंड ऑफ फॉल्टी चार्जिंग मानते हैं, या इन जनरल वी वांट टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ चार्जिंग। ओके, so please keep in mind, if what is the most important thing, if we want to apply impulsive voltage across the inductor, then inductor current can get changed suddenly, first thing। इन जनरल बेटा अगर हम बात करें तो इंडक्टर में सडनली करंट चेंज नहीं होती है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन एनी केस बस इंपल्सिव वोल्टेज ना हो, नाउ यू कैन अप्लाई एनी टाइप ऑफ वोल्टेज। तो कोई भी वोल्टेज आप अप्लाई करें इंडक्टर के अक्रॉस, बस इंपल्सिव नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके इंडक्टर की करंट सडनली चेंज नहीं होगी। ओके, बस ये ध्यान रखना, इंपल्सिव वोल्टेज नहीं होना चाहिए। ओके, सो इन जनरल वी कैन से बेटा इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज सडनली
and you know very well if the inductor current magnitude cannot change suddenly, then obviously you cannot change the direction of inductor current instantaneously. जैसे आपकी पॉजिटिव में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इंडक्टर में, सडनली आप उसे -2 नहीं कर सकते, क्योंकि -2 के लिए आपको 10 को पहले 0 करना पड़ेगा, फिर इंडक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करना पड़ेगा। तो ये इम्पॉसिबल है, सिवाय किसके, इम्पल्सिव वोल्टेज के। तो in inductor the magnitude of current cannot change suddenly, similarly the direction of current cannot change suddenly, but in inductor the magnitude of voltage can change suddenly, as well as the polarity of voltage across the inductor can also change suddenly। अब दूसरी बात पे आते हैं बेटा, अगर इंडक्टर के थ्रू करंट का स्लोप पॉजिटिव है, जैसे करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसके अक्रॉस वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इंडक्टर चार्ज हो रहा है। सो व्हेन VL एंड IL बोथ आर ग्रेटर देन 0, दैट मींस पॉजिटिव क्वांटिटी, देन इंडक्टर विल चार्ज। इफ I इज पॉजिटिव एंड V इज नेगेटिव, देन इंडक्टर विल डिस्चार्ज। तो अगर इंडक्टर में पावर कंज्यूम होगी तो पॉजिटिव साइन, और अगर इंडक्टर विल वर्क एज ए सोर्स, देन वी हैव टू कंसीडर नेगेटिव साइन। ये बात भी हो गई। अगले पॉइंट पे आते हैं बालक। See, we have many types of inductor: high frequency inductor, low frequency inductor, DC inductor, AC inductor, like this। तो ऑब्जर्वेशन देखिए, इन DC सर्किट यू नो वेरी वेल बेटा, रिएक्टिव पावर विल नॉट जनरेट। तो अगर मैं DC सर्किट में इंडक्टर को चार्ज करता हूँ और इस चार्ज इंडक्टर को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करूँ, तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, और रेजिस्टेंस में कौन सी पावर होती है, रियल। इसका मतलब बेटा डीसी सर्किट में इंडक्टर रियल पावर एब्सॉर्ब कर सकता है, रियल पावर डिलीवर भी कर सकता है। But in AC circuit that thing is impossible, because we always has phase displacement between V and I, that means inductor voltage, and inductor current is 90 degree, and due to this thing beta, inductor will always responsible only for a reactive power, but only in AC circuit। in DC circuit they are capable to deliver or absorb real power। ये दो बातें हो गई अलग अलग। अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर जब भी इंडक्टर लगेगा तो इंडक्टर में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, या इंडक्टर आप किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट करोगे। कुल मिला के जिस भी सर्किट में इंडक्टर होगा वहाँ एक टाइम कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर टाइम कांस्टेंट हुआ बेटा, तो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रांजिएंट भी होगा। और ट्रांजिएंट क्या हो, कैसे डिफाइन करेंगे, वो रिस्पॉन्स जिसमें इंडक्टर करंट में चेंजेस हो रहे हैं, अभी कांस्टेंट नहीं हो पाई है। ओके, काइंड ऑफ। तो जब तक चेंजेस होते रहेंगे तब तक का पीरियड ट्रांजेंट है, और जैसे ही चेंजेस होना बंद हो जाए आप कह दीजिए स्टडी स्टेट मिल गई सर। ओके, नाउ टाउ क्या होता है बेटा, टाउ होता है L/R। डजंट मैटर कि आपका इंडक्टर किस सिस्टम में लगा है, अगर मैं सिर्फ इंडक्टर के ये टाउ की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, L/R। अब यही अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो टाउ चेंज हो जाएगा, यानी अदर सिस्टम में तो भी टाउ चेंज हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ RL नेटवर्क की बात करूं तो टाउ क्या हो जाएगा, L/R। टाउ होता है बेटा टाइम कांस्टेंट, L/R अगर यूनिट वाइज देखें तो ये सब कैंसिल होके आपको सेकंड मिलेगा, यानी कि T इज इक्वल टू टाउ पे या तो इंडक्टर अपनी फाइनल करंट के 63% चार्ज होगा या 63% डिस्चार्ज होगा। सिमिलरली वी कैन से फॉर VLT ऑल्सो। और अगर हम लेकर बेटा थ्योरेटिकली देखें, प्रैक्टिकली तो नहीं, थ्योरेटिकली देखें, तो फॉर 2% टॉलरेंस लेंथ वी कैन यूज 4 टाउ, यानी कि 4 टाउ पे इंडक्टर या तो फुली चार्ज होगा या फिर फुली डिस्चार्ज होगा। अगर फुली चार्ज हुआ 4 टाउ के बाद, एंड दैट इज नथिंग बट स्टेडी स्टेट टाइम, तो इंडक्टर कैसे वर्क करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट। और अगर फुली डिस्चार्ज हो जाता है तो एज एन ओपन सर्किट। खत्म बात। अब एल की वैल्यू जनरली क्या होती है इन टर्म्स ऑफ मिली हेनरी समथिंग, तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिली समथिंग, मिली सेकेंड, और हार्डली सेकेंड्स। So that's why we can say our inductor can work as a good source, but only for a small time period or small time interval, generally not more than millisecond। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई कहे बेटा कि इंडक्टर की करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा, तो उसको ऐसे जवाब देना, यही लैंग्वेज रखना, सर जी इफ इंडक्टर करंट इज कांस्टेंट देन इंडक्टर वोल्टेज मे और मे नॉट बी जीरो, एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द सर्किट इन विच इंडक्टर इज प्रेजेंट। मतलब वो सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, अगर हमें वहाँ पे इंडक्टर की करंट कांस्टेंट मिलती है तो वही सर्किट बताएगा कि इंडक्टर का वोल्टेज जीरो होगा कि नहीं होगा। मीन्स बेटा अगर इंडक्टर कांस्टेंट करंट के साथ ना चार्ज हो ना डिस्चार्ज हो तो आप बोल दीजिए VL जीरो है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट करंट मेंटेन करते हुए चार्ज भी हो रहा है डिस्चार्ज भी हो रहा है तो फिर इसका मतलब है बेटा VL जीरो नहीं होगा।
ओके तो आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है कि करंट इज कांस्टेंट सो बीएल विल बी जीरो, नहीं, नेवर से लाइक दिस, बिकॉज इन एनालॉग सर्किट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम मेजरमेंट प्रॉपर्टी चेंज होती है बेटा। इंडक्टर कुछ टाइम के लिए सोर्स होता है, कुछ टाइम के लिए लोड हो सकता है, कांस्टेंट करंट को मेंटेन करते हुए। ओके अगले बात पे आते हैं। अगर आपको ध्यान हो बेटा तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, जैसे अभी मैंने बोला एल आई इक्वल टू एन फाइव। अगर इसी को आगे बढ़ाएं तो हम ये भी लिख सकते हैं बेटा कि बी इज इक्वल टू म्यू एच। यहाँ पे बी इक्वल टू म्यू एच बेटा ये ओम्स ने दिया था, यानी कि ये काइंड ऑफ ओम्स लॉ है। तो यहाँ से अगर हम प्रूव करके निकालें एल आई इक्वल टू एन फाइव बी इक्वल टू म्यू एच से, तो आप करंट को वेरी करो तो बी भी वेरी होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी वेरी होगी। तो अगर आई को फिर बढ़ाओ फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी, फिर बढ़ाओ फिर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी, बट इंडक्टर में एक टाइम के बाद बेटा बी एम का यानी कि बी का बढ़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। आप करंट बढ़ाते रहो बट बी नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आपको लगा कि बी नहीं बढ़ रहा है, अब इसको आपने बोल दिया मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एंड दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। तो एक लेवल तक आपकी करंट बढ़ने से बीएम बढ़ेगा या बी बढ़ेगा, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। सो आफ्टर दैट यू आर नॉट सपोज टू चार्ज योर इंडक्टर, यहीं पे रुक जाइए, एंड आफ्टर दिस पॉइंट यू कैन डिस्चार्ज योर इंडक्टर और यू कैन यूज इंडक्टर एज ए सोर्स। खत्म हो गई बात। आपको पता होगा डिजाइनिंग में हमें सेचुरेशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एल आई इक्वल टू एन फाइव से ही देखते हैं फिर से। वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग। तो आपने सुना होगा कि इंडक्टर में एक एयर गैप होता है, एयर गैप की लेंथ को हम एल जी मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ऐसे समझूं बेटा कि एल आई इक्वल टू एन फाइव और म्यू और इन सब में रिलेशन डेवलप कर दूं, जिसकी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, बट एम एस क्यू के लिए एक बात ध्यान रखना कि जब हम एयर गैप देते हैं बेटा, तो एयर गैप एल जी लेंथ जो है उसका और एयर गैप परमिविटी जो है बेटा, उनको कंट्रोल करके हम इंडक्टेंस की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली इंडक्टेंस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द एयर गैप पैरामीटर्स, एयर गैप पैरामीटर्स, जैसे उसकी लेंथ कितनी है, उसकी परमिटिविटी कितनी है, उसका एयर गैप कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है इंडक्टेंस का वैल्यू। डजंट मैटर कि आपकी कोर कैसी है, यू शेप है या अदर टाइप है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके तो अपना ध्यान से समझिए बेटा, जैसे जैसे आप एल जी को बढ़ाएंगे यानी कि एयर गैप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, एयर गैप लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके सो दीज पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड दिस इज द लास्ट थिंग बेटा, अगर हम बात करें डीसी सर्किट में, तो डीसी सर्किट में इंडक्टर शॉर्ट और ओपन होता है, बट इन एसी सर्किट वी आर नॉट सपोज टू से लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं, तो एसी सर्किट में इंडक्टर आप ना शॉर्ट बोलेंगे ना ओपन बोलेंगे, इट विल वर्क लाइक ए इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे इंडक्टर की वजह से कुछ ना कुछ ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं एसी सर्किट में बात करूँ बेटा कि Z इक्वल टू, सिर्फ इंडक्टर है अपने पास, Z इक्वल टू एक्सएल, तो एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, J टाइम्स ओमेगा एल। डन करें। अब J टाइम्स ओमेगा एल में देखें बेटा, J को हटाओ, ओमेगा एल, यानी कि ये जो टोटल इम्पीडेंस है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। J का मतलब हुआ था सीधा बेटा कॉम्प्लेक्स आयोटा। तो यानी कि यहाँ से हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं V और I के बीच में कितने डिग्री का फेज एंगल होता है, 90 डिग्री का। और अगर हम Z की हेल्प से देखें बेटा J ओमेगा एल, तो ट्रांसफर फंक्शन ले ले तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक जीरो। तो इसकी वजह से इंडक्टेंस की वजह से अगर बोडे प्लॉट में जाके देखें तो कितने डिग्री का स्लोप आएगा, +20 dB का, सॉरी नॉट डिग्री, कितने dB का स्लोप आएगा, +20 dB का। और अगर यही कैपेसिटर होता तो -20, ओके, dB पर डिकेड काइंड ऑफ। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर मैं आपसे बात करूं कि एनर्जी इंडक्टर की होती है हाफ एल आई स्क्वायर, ओके, और मैं आपसे ऐसे कह रहा हूँ बेटा एक टाइम एक्सिस पे चलो, पूरे टाइम एक्सिस पे। तो अगर टाइम एक्सिस पे लगे चलें तो t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, जो कि इनिशियल टाइम होता है, व्हाट शुड बी द एनर्जी इन इंडक्टर, ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि बेटा इससे पहले तो चार्ज हो ही नहीं सकता। तो प्लीज कीप इन माइंड एट t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, इंडक्टर विल ऑलवेज वर्क एज एन ओपन सर्किट, डजंट मैटर यू आर कंसीडरिंग डीसी सर्किट और एसी सर्किट। अब मान लेते हैं बेटा माइनस इन्फिनिटी से जीरो माइनस का t लेस देन जीरो वाला पीरियड है, और जीरो से लेके t तक या प्लस इन्फिनिटी तक t ग्रेटर देन जीरो का पीरियड है। तो अगर आप माइनस इन्फिनिटी पे इंडक्टर को चार्ज करते हैं तो जीरो माइनस तक इंडक्टर स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, और अगर फिर जीरो प्लस पे या जीरो पे चार्ज करते हैं तो इन्फिनिटी पे भी चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे समझो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो माइनस, ये t लेस देन जीरो, जीरो का इंटरवल हुआ, तो बेटा जीरो माइनस पे इंडक्टर क्या गेन करेगा, स्टडी स्टेट।
either it will get fully charged or it will get fully discharged or maybe partially charged or partially discharged. वर्डिंग पे बड़ा ध्यान रखो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बेटा अगर जीरो पे आके आपके इंडक्टर का सर्किट बदलता है तो फिर से इंडक्टर इन्फिनिटी से पहले या इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, या तो फुली डिस्चार्ज या फुली चार्ज या पार्शली डिस्चार्ज या पार्शली चार्ज, लाइक दिस एनीथिंग वी कैन से। बट वन थिंग वी कैन से गारंटेड, at t is equal to 0 minus or t equals to infinity, inductor will attain steady state, and that steady state value can be beta 0, positive और नेगेटिव। मैं पूरे सही से बोल रहा हूँ, तो आप गलती से भी ऐसा मत सोचना सर से जल्दबाजी में गलत निकल गया है कुछ नहीं। मैं पूरा पूरा कंसंट्रेशन के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी वर्ड, एक भी लेटर गलत ना हो बेटा। ओके, so I want to repeat beta, at t equal to 0 minus and at t equal to infinity, our inductor will attain steady state, and steady state inductor current can be 0, non-zero positive or non-zero negative, कुछ भी हो सकता है। But one thing you have to keep in mind beta, energy at t equal to 0 minus or t equal to infinity or in between anything like minus infinity to plus infinity, energy will always be greater than equal to 0, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा एंड लास्ट पॉइंट को समझिए। जब भी किसी इंडक्टर को हम लोग फॉर एग्जांपल नेटवर्क में यूज करते हैं तो आपने देखा होगा ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होता है। डजंट मैटर दैट सिस्टम इज एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम। सो व्हाई इंडक्टर इज गोइंग टू प्रोड्यूस ट्रांजिएंट, दिस इज द लास्ट थिंग, बिकॉज इंडक्टर इज गोइंग टू अपोज सडन चेंज ऑफ करेंट। तो धीरे धीरे वो करंट अपोज करेगा, तो धीरे धीरे करंट को राइज होने देगा, और धीरे धीरे या स्लोली करंट की राइज होने की वजह से एक ट्रांजिशन टाइम आ जाता है जिसमें आपकी करंट अभी स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंची है, या आपके जो लोड के पैरामीटर्स हैं करंट और वोल्टेज उनमें वेरिएशन चल रहा है। और जब तक ये वेरिएशन चलता रहेगा बेटा, जब तक इंडक्टर फुली चार्ज नहीं हो जाता या करंट को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर देता। ओके, बट ये ध्यान रखना है आपको, करंट को कांस्टेंट मेंटेन करने के बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना है कि आपका इंडक्टर सैचुरेट नहीं होना चाहिए। ओके, now I want to tell you few things about resistive also बेटा, resistance also। तो ध्यान रखिए जब भी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एक साथ में आते हैं, ओके, तो इन जनरल मैं ऐसे बोल रहा हूँ बेटा कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा। अगर कुछ इधर उधर बात हो जाती है तो वो अलग है, बट अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, इफ वी हैव सम सीरीज आरएल नेटवर्क देन इट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब इस आर को आप थोड़ी देर के लिए स्मॉल आर मानिए, और ऐसे देखिए कि एक इंडक्टर है जिसके साथ स्मॉल आर सीरीज में लगा हुआ है, बस खत्म। अब ये स्मॉल आर में ये कह रहा हूं बेटा इंडक्टर के अंदर का आर है जिसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड स्मॉल आर इज कॉल्ड इंडक्टिव कॉइल, इज कॉल्ड इंडक्टिव कॉइल माय डियर फ्रेंड। अब ये बेटा जो भी बोला जाएगा कि जैसे किसी ने बोला कि इंडक्टर के थ्रू इतनी करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब इंडक्टिव कॉइल के थ्रू इतनी करंट पास हो रही है। अगर कोई बोले कि बेटा आपकी इंडक्टिव कॉइल के अक्रॉस इतना वोल्टेज है, इसका मतलब एल और आर के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस इतना वोल्टेज है, ना कि एल के अक्रॉस। ओके, तो एप्लीकेशन करते समय ये सारी प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में रखना, और कुछ बेटर रिजल्ट लेके कैपेसिटर के लिए मैं अगली रिकॉर्डिंग आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।